हेलो बच्चों, माय नेम इज़ MK सिंह और आप लोग के लिए एक बहुत सुंदर सा फिजिक्स का चैनल लेकर आए हैं जो चैनल MK सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से है। और इस चैनल में आज जो है हम 11th का एक चैप्टर है मेज़रमेंट। इस मेजरमेंट चैप्टर का हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी मेजरमेंट चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इस मेजरमेंट चैप्टर को पढ़ने के लिए आप लोग कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाइए और इसमें लिखवाएंगे भी, समझाएंगे भी, कुछ प्रॉब्लम भी करवाएंगे, है ना। तो इसके लिए आप लोग कॉपी और कलम लेकर तैयार हो जाइए, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट जो चैप्टर है, मेजरमेंट चैप्टर आप लोग जानते होइएगा कि मेज़रमेंट का मतलब होता है माप तौल। और यह चैप्टर बहुत पहले से इसका नाम भी आप लोग सुने हैं और इसी चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज मेज़रमेंट में। तो मेजरमेंट में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग को शुरू करना है मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी से तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग को देखना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी तो आप लोग पहले भी जानते होंगे, 9-10 क्लास में भी पढ़े होंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। और फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है भौतिक राशि, हिंदी मीनिंग इसका भौतिक राशि होता है, जो आप लोग पहले भी इसके बारे में जानते हैं कि भौतिक राशि क्या होता है। लेकिन चूंकि हमारे सिलेबस में है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पहले थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं, उसके बाद फिर इसको समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए आप लोग कि ए क्वांटिटी पहले लिखिए, इसमें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप लोग लिखिए कि ए क्वांटिटी विच कैन बी measured, which can be measured, a quantity which can be measured and which can be a quantity, लिख लिए, a quantity which can be measured and by which various physical happening, by which various physical happenings can be explained and expressed in the form of laws, is called a physical क्वांटिटी। तो हम लोग इसका फिजिकल क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा लिखे हैं, जो आप लोग को भी लिखना है, कॉपी में इसको नोट कीजिए आप लोग। तो क्या लिखे हैं, ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड expressed in the form of laws is called physical quantity, है ना। तो देख लिए कि physical quantity which can be measured, a quantity which can be measured and by which various physical happenings can be explained and expressed in the form of laws is called फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फिजिकल क्वांटिटी में के बारे में थोड़ा सा हम लोग लिखे हैं।
तो ये लिख रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेज़र कर सकते हैं एंड बाय विच, जिसके द्वारा हम लोग वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स जो है, बहुत सारा जो फिजिकल हैपनिंग्स है, कैन बी एक्सप्लेन भी, उसको हम लोग एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और उसको एक्सप्रेस्ड भी कर सकते हैं। किसके द्वारा? फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा, इन द फॉर्म ऑफ लॉज के रूप में, कोई नियम बनाकर, कोई लॉज बनाकर, डिफरेंट फिजिकल हैपनिंग्स का कुछ लॉज बनाकर फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा लॉ बनाया जाता है और उसको हम लोग एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और एक्सप्रेस्ड भी कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो देख लिए कि ये क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉज इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें एक टर्म आया है मेजर्ड, तो इसमें एक टर्म हम लोग देख रहे हैं मेजर्ड एक टर्म आया है। तो कहने का मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर्ड करना है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर्ड करना है। और मेजर्ड करना क्यों जरूरी है, इसको देखना है कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है और मेजर करना क्यों जरूरी है, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट्स क्यों जरूरी है ना। तो इसका मेजरमेंट जो है क्यों जरूरी है, तो इसके बारे में एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम लोग कोई क्लॉथ सेंटर पर जाते हैं और वहाँ हम डिमांड करते हैं कि आई वांट लॉन्ग क्लॉथ्स, है ना। तो वहाँ हम डिमांड करते हैं कि आई वांट लॉन्ग क्लॉथ्स। तो क्या इतना कहने से हमको वहाँ कपड़ा मिल जाएगा? दुकानदार कपड़ा देगा? नहीं देगा। इतना कहने से वो कपड़ा नहीं देगा, चूँकि इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कपड़ा आप कितना मांग रहे हैं, कपड़ा आप कितना मांग रहे हैं। आई वांट लॉन्ग क्लॉथ्स कहने से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आप कपड़ा कितना मांग रहे हैं, है ना। तो इसके लिए दुकानदार आपसे पूछेगा कि आपको कितना कपड़ा चाहिए, कितना मीटर, कितना लंबा कपड़ा चाहिए। आपसे दुकानदार पूछेगा कि आप मांग रहे हैं कि आई वांट लॉन्ग क्लॉथ्स, तो आपको कितना लंबा कपड़ा चाहिए, दुकानदार आपसे पूछेगा। तो फिर वहाँ उसके क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। तो आपके उसके क्वेश्चन का आंसर आप किस रूप में दीजिएगा, है ना। तो मान लिया जाए कि आप बोल रहे हैं कि हमको 10 मीटर कपड़ा चाहिए, आप बोल रहे हैं कि 10 मीटर कपड़ा चाहिए, 10 मीटर कपड़ा चाहिए हमको। तो यहाँ 10 मीटर क्या है, तो 10 जो है, यहाँ 10 क्या है, तो 10 जो है वह मैग्नीट्यूड है, किसका? ये मैग्नीट्यूड है। 10 क्या है? मैग्नीट्यूड है, किसका? मीटर को हम लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेंथ का, लंबाई जो मांग रहे हैं हम लोग, लॉन्ग क्लॉथ जो मांग रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 मीटर। उसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर के रूप में मांग रहे हैं। तो ये मैग्नीट्यूड यहाँ क्या है? 10 है। मैग्नीट्यूड क्या है? यहाँ 10 है ना। तो यहाँ 10 जो है इसका मैग्नीट्यूड है। तो कहने का मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट्स इसलिए ज़रूरी है कि फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को जानने के लिए उसको मेजर किया जाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी को क्यों मेजर किया जाता है? तो उसके मैग्नीट्यूड को जानने के लिए कि मैग्नीट्यूड कितना है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आप बोल रहे हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है उसको जानने के लिए हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो समझ गए कि फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं उसके मैग्नीट्यूड को जानने के लिए कि मैग्नीट्यूड कितना है, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, इसके लिए उसका मेजरमेंट किया जाता है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, मान लिया जाए कि आप कहीं दूसरा सामान भी लेना है, कुछ भी लेना है, अगर कोई सामान और लेना है, अगर दुकान में जाते हैं तो उसको भी मैग्नीट्यूड के रूप में ही बोला जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि 10 kg बोलते हैं, आप कोई सामान लेते हैं केजी में अगर ले रहे हैं तो 10 kg बोलते हैं। तो यहाँ 10 क्या है? मैग्नीट्यूड है, किसका? मास का, केजी। यहाँ 10 क्या है? मैग्नीट्यूड है मास का। तो मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड को प्राप्त करने के लिए उसका मेजरमेंट किया जाता है। तो मेजरमेंट जो जरूरी है फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड प्राप्त करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को प्राप्त करने के लिए उसका मेजरमेंट किया जाता है ना। तो हम लोग देख लिए कि क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, मतलब फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट क्यों किया जाता है? उसके मैग्नीट्यूड को प्राप्त करने के लिए। जब हम देख लिए कि बिना मैग्नीट्यूड के हमको ये दुकानदार हमको कपड़ा नहीं दे रहा है, आई वांट लॉन्ग क्लॉथ, मतलब लंबा कपड़ा हमको चाहिए, लेकिन कितना लंबा? तो उसको अगर 10 मीटर बोलते हैं तो 10 क्या है? मैग्नीट्यूड है, किसका? लंबाई का, है ना। तो 10 मीटर, 10 जो है मैग्नीट्यूड का लंबाई, ये लंबाई का मैग्नीट्यूड है।
तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को जानने के लिए हम उसका मेजरमेंट करते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को जानने के लिए हम उसका मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप लोग कि फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं उसके मैग्नीट्यूड को जानने के लिए, क्या चीज़ को जानने के लिए, मैग्नीट्यूड को जानने के लिए फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो फिजिकल क्वांटिटी को देख लिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या क्या होना चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट्स करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट्स करते हैं किस रूप में, तो रिप्रेजेंट्स करते हैं इसको मैग्नीट्यूड और यूनिट के रूप में। मैग्नीट्यूड और यूनिट के रूप में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं मैग्नीट्यूड और यूनिट के रूप में। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और यूनिट के रूप में फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इससे हमको पता चलता है कि फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और यूनिट, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि 10 मीटर जो हम लोग लिखे हैं, तो 10 यहाँ क्या है, मैग्नीट्यूड है, 10 यहाँ मैग्नीट्यूड है और मीटर क्या है, यूनिट है। 10 मैग्नीट्यूड है और मीटर क्या है, यूनिट है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं, उसको मेजरमेंट जो करते हैं वो मैग्नीट्यूड और यूनिट के रूप में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जाता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट के रूप में। ठीक है, तो यहाँ फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट्स किए किस रूप में, मैग्नीट्यूड के रूप में और यूनिट के रूप में। तो इससे हमको पता चल रहा है कि Q बराबर फिजिकल क्वांटिटी Q अगर लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट। अब जैसे कि हम लोग इसमें देख लिए कि फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट के रूप में। फिजिकल क्वांटिटी Q बराबर मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट। ठीक है, अब देखिए एगेन जैसे हम लोग अगर बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं 10 मीटर, तो 10 मीटर का मीनिंग क्या हुआ, 10 मीटर का मीनिंग हुआ कि यहाँ लेंथ जो है 10 मीटर, ये लेंथ जो है यहाँ पर लेंथ विच इज 10 टाइम्स यूनिट ऑफ लेंथ, 10 टाइम्स यूनिट ऑफ लेंथ, है ना। तो यहाँ मैग्नीट्यूड जो है यूनिट ऑफ लेंथ का, लेंथ यहाँ लिखते हैं 10 मीटर ए लेंथ, अगर लिखते हैं 10 मीटर ए लेंथ, तो इसका मीनिंग हुआ दिस इज 10 टाइम्स यूनिट ऑफ लेंथ। ये यूनिट ऑफ लेंथ का क्या है, 10 टाइम्स है, यूनिट ऑफ लेंथ का 10 टाइम्स है। 10 मीटर का मतलब हुआ कि यह यूनिट ऑफ लेंथ का क्या है, 10 टाइम्स है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि 10 मीटर ए लेंथ, 10 मीटर ए लेंथ क्या है, विच इज 10 टाइम्स यूनिट ऑफ लेंथ, 10 मीटर ए लेंथ विच इज 10 टाइम्स यूनिट ऑफ लेंथ। तो ये यूनिट ऑफ लेंथ का क्या है, 10 टाइम्स है, यूनिट ऑफ लेंथ का 10 टाइम्स है। देख लिया आप लोग कि 10 मीटर ए लेंथ, 10 मीटर ए लेंथ का मतलब हुआ विच इज 10 टाइम्स यूनिट ऑफ लेंथ, विच इज 10 टाइम्स यूनिट ऑफ लेंथ, उसी को 10 मीटर लिखते हैं। 10 मीटर को पढ़ेंगे, ये लेंथ यूनिट ऑफ लेंथ। जैसे फिर हम लोग लिखते हैं, जैसे 10 kg लिखते हैं, तो 10 kg का मतलब क्या हुआ, 10 kg मास है, 10 kg मास है ना, तो मास है, तो ये क्या है, ये है 10 टाइम्स यूनिट ऑफ मास विच इज 10 टाइम्स यूनिट ऑफ मास, विच इज 10 टाइम्स यूनिट ऑफ मास। यह यूनिट ऑफ मास का क्या है, 10 टाइम्स है, विच इज 10 टाइम्स यूनिट ऑफ मास, है ना। तो ये यूनिट ऑफ मास का क्या है, 10 टाइम्स है, ये हम लोग देख लिए। तो यहाँ हम लोग देख लिए कि 10 kg मास, 10 kg मास का मतलब हो गया विच इज 10 टाइम्स यूनिट ऑफ मास, और 10 मीटर लेंथ का मतलब हो गया 10 मीटर ए लेंथ का मतलब विच इज 10 टाइम्स यूनिट ऑफ लेंथ, 10 टाइम्स यूनिट ऑफ लेंथ, और 10
विच इज 10 टाइम्स यूनिट ऑफ मास। तो इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और यूनिट के रूप में लिखा जाता है। जब भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड और यूनिट के रूप में लिखेंगे। और उसका एग्जाम्पल लेके भी हम लोग देख लिए कि 10 मीटर ए लेंथ का मतलब हो गया कि विच इज 10 टाइम्स यूनिट ऑफ लेंथ, और 10 kg मास हुआ, इसका मतलब हो गया विच इज 10 टाइम्स यूनिट ऑफ मास, विच इज 10 टाइम्स यूनिट ऑफ मास। तो इसलिए फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज रिप्रेजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड और यूनिट। मैग्नीट्यूड और यूनिट के रूप में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट के रूप में। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखे हैं कि Q बराबर मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी Q, फिजिकल क्वांटिटी Q बराबर मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट, है ना, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट। अब हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड को अगर हम लोग n मान ले और यूनिट को u मान ले, है ना, तो n इंटू यू हुआ। तो मैग्नीट्यूड को n मान ले, यूनिट को u मान ले, वेयर n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ n जो है वह है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वैल्यू ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, यू है यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ हम लोग फिजिकल क्वांटिटी Q बराबर लिखते हैं मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट। क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट। आप लोग भी नोट कीजिए, इसको नोट करते रहिए। तो फिजिकल क्वांटिटी Q बराबर होता है मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट। तो मैग्नीट्यूड को n से और यूनिट को u से रिप्रेजेंट किए, तो n जो है वह न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी है। n क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, और ये यूनिट ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, और ये है यूनिट ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग देख लिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, है ना, और ये यूनिट ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। अगेन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको। अब देखिए, अब ये n इंटू यू जो होगा, n इंटू यू, अब n इंटू यू जो है एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के लिए, नाउ फॉर डिफिनिट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी now for definite amount of physical quantity के लिए क्या होगा, nu बराबर कांस्टेंट। तो नाउ फॉर डिफिनिट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के लिए nu कांस्टेंट होगा। चूंकि अगर n में चेंज होगा तो u में भी चेंज होगा। अगर n का मान बदलेगा, अगर n में कोई चेंज होगा तो u में भी चेंज होगा। तो फॉर डिफिनिट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी nu बराबर कांस्टेंट। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि when n changes then u also changes, है ना। when n changes, जब n बदलता है तो u also changes, when n changes then u also changes। तो नाउ फॉर डिफिनिट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, nu बराबर कांस्टेंट, व्हेन n चेंजेस देन u ऑल्सो चेंजेस। जब n चेंज होगा तो u भी चेंज होगा। यहाँ n जब चेंज होगा तो u भी चेंज होगा, n चेंजेस देन u ऑल्सो चेंजेस। और फॉर डिफिनिट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी nu बराबर कांस्टेंट, तो nu क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें।
तो N1U1 बराबर N2U2 है ना, N1U1 बराबर N2U2। चाहे इसको हम लोग लिख सकते हैं कि N जो होगा वह प्रोपोर्शनल होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/U के, है ना, बराबर कांस्टेंट। देयरफॉर N इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/U। तो हम लोग देख लिए कि N द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए given physical quantity is value of a given physical quantity is inversely proportional to the unit of a given physical quantity। तो हम लोग देख लिए कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वह उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग लिख रही है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कहने का मतलब यहाँ हुआ कि व्हेन U इज लार्जर होगा, व्हेन U इज लार्जर देन N इज स्मॉलर। व्हेन U इज लार्जर देन N इज स्मॉलर। जब U बड़ा होगा तो N क्या होगा, छोटा होगा। जब U बड़ा होगा तो N क्या होगा, छोटा होगा। तो U जब बड़ा होगा तो N क्या होगा, छोटा होगा। तो हम लोग देख लिए कि व्हेन U इज लार्जर देन N इज स्मॉलर। व्हेन U इज लार्जर देन N इज स्मॉलर। व्हेन U इज लार्जर, U जब लार्जर होगा देन N इज स्मॉलर। तो N क्या होगा, छोटा होगा। जब U बड़ा होगा तो N छोटा होगा। व्हेन U इज लार्जर जब देन N इज स्मॉलर। जब U बड़ा होगा तो N क्या होगा, छोटा होगा। चूंकि एक दूसरे के बीच क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इन्वर्सली रिलेशन में यही होता है कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है ना। तो हम लोग देख लिए कि जब U लार्जर होगा तो N क्या होगा, स्मॉलर होगा। जब U लार्जर होगा तो N क्या होगा, स्मॉलर होगा, है ना। तो इससे हमको ये पता चला कि यूनिट ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यूनिट ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी जो है वह न्यूमेरिकल वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी दिए गए भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वह उसके सांख्यिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वित्त कर्मानुपाती होता है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि व्हेन U इज लार्जर देन N इज स्मॉलर। तो इस रिलेशन निकल गया कि जब U का वैल्यू बढ़ेगा तो N का वैल्यू घटेगा, जब U का वैल्यू बढ़ेगा तो N का वैल्यू घटेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल से स्पष्ट होते हैं। इसको नोट कर लीजिए, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, नोट करते चलिए आप लोग, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कि लेते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, जो आप लोग जानते हैं, इस चीज़ को जानते होइएगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ मीटर जो है बड़ा यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉलर है, और यहाँ सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, लार्जर है। न्यूमेरिकल वैल्यू लार्जर है। तो देख लिए कि जब
यूनिट लार्जर है तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉलर है, जब यूनिट लार्जर है तो न्यूमेरिकल वैल्यू स्मॉलर है, और जब यूनिट स्मॉलर है तो न्यूमेरिकल वैल्यू लार्जर है। तो इससे पता चला कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। जब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो इससे हमको पता चला कि जब यूनिट बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसका, जब इसका यूनिट जो है बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है, जब यूनिट छोटा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है। इट मीन्स n जब लार्जर है, u जब लार्जर है तो n स्मॉलर है, और जब u स्मॉलर है तो n लार्जर है। जब u लार्जर है तो n स्मॉलर है, और जब u स्मॉलर है तो n लार्जर है। जो इससे स्पष्ट हुआ कि जब मीटर बड़ा है इसलिए इसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है, सेंटीमीटर छोटा है इसलिए इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है। तो इसी रिलेशन से हमको आया 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इससे स्पष्ट हो गया इस एग्जाम्पल से कि जब यूनिट लार्जर होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा, जब यूनिट स्मॉलर होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए, इससे स्पष्ट हो गया कि न्यूमेरिकल वैल्यू and unit are inversely proportional to each other for a given physical quantity, है ना। for a given physical quantity के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट जो होगा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये तो था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग इतना चीज़ देखे जिसको आप लोग नोट कर लिए, है ना। तो ये सब हम लोग देखें फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो हम लोग देख लिए कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वह फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेज़र कर सकते हैं, और मेज़र इसलिए करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए हमको, और मैग्नीट्यूड के लिए ही इसका मेज़रमेंट किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के लिए ही इसका मेज़रमेंट किया जाता है। और फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जो रिप्रेजेंट्स करते हैं वो मैग्नीट्यूड और यूनिट के रूप में, मैग्नीट्यूड और यूनिट के रूप में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट्स करते हैं। इससे हमको पता चला कि फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वह प्रोडक्ट है किसका, मैग्नीट्यूड और यूनिट का, मैग्नीट्यूड और यूनिट का होगा। तो उससे हम लोग लिखे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी Q इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट। और मैग्नीट्यूड और यूनिट एक गिवन अमाउंट ऑफ, एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के लिए दोनों कांस्टेंट होता है। मैग्नीट्यूड और यूनिट का जो प्रोडक्ट होता है वह एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के लिए कांस्टेंट होता है। तो इससे हमको रिलेशन निकला कि फिजिकल यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल में ले लिए कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें हम लोग देखे हैं कि मीटर जो है वह बड़ा यूनिट है तो उसका मैग्नीट्यूड छोटा है, और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है तो उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। इससे हम लोग देख लिए, तो इससे पता चला कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आते हैं। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में फिजिकल क्वांटिटी रेशियो के रूप में भी है, रेशियो के रूप में फिजिकल क्वांटिटी रेशियो के रूप में भी पाया जाता है, फिजिकल क्वांटिटी रेशियो के रूप में भी है। जैसे तो रेशियो के रूप में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम क्वांटिटी का रेशियो है ना, ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ, तो यह जो है रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी। तो रेशियो के रूप में जो पाया जाता है वह रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी है, रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी है। तो पहला जो फिजिकल टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग देखें रेशियो के रूप में, रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम लोग लिखते हैं स्ट्रेन, स्ट्रेन, तो स्ट्रेन जो होता है वो होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, चाहे चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ,
चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। तो रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी का रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, तो स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यह होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, जिसको आप लोग नोट करते हुए जाइए, कॉपी में नोट करना है आप लोग को भी। तो रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी रेशियो के रूप में पाया जाता है, और ये स्ट्रेन जो होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत है। उसके बाद जैसे हम लोग देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसको भी आप लोग नोट कर ले, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो रेशियो के फॉर्म में है, जो रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी है, ये सेम क्वांटिटी के रेशियो के फॉर्म में है। ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम, चाहे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। उसके बाद आप लोग जैसे कि एंगल भी रेशियो के फॉर्म में पाया जाता है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। एंगल इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी रेशियो है आर्क और रेडियस का रेशियो है, एंगल बराबर होता है आर्क बाय रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, तो ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम लोग देख लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटी रेशियो के रूप में पाया जाता है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी रेशियो के रूप में पाया जाता है, जिसको हम लोग रेशियो मतलब सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है। जैसे यहाँ चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल सेम क्वांटिटी का रेशियो है, यहाँ चेंज इन लेंथ सेम क्वांटिटी का, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेम क्वांटिटी का रेशियो है, आर्क और रेडियस हो गया सेम क्वांटिटी का रेशियो है ना। तो ये सेम क्वांटिटी के रेशियो में पाया जाता है, जो फिजिकल क्वांटिटी है और रेशियो के रूप में पाया जाता है। ठीक है, अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी का टाइप हम लोग लेंगे वो है स्केलर। दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का टाइप जो ले रहे हैं वह है स्केलर। तो स्केलर के बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे, स्केलर का मतलब होता है अदिश होता है अदिश। तो स्केलर के रूप में पाया जाता है, फिजिकल क्वांटिटी स्केलर के रूप में भी पाया जाता है। तो स्केलर इसके पास सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। और इसको एडेड हम लोग करते हैं टू और मोर स्केलर्स क्वांटिटी जो होता है, उसका एडिशन जो होता है वह हम लोग जो है वह एल्जेब्रिक मेथड द्वारा करते हैं। जो जनरल एल्जेब्रिक मेथड जो हम लोग पढ़े हैं, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, जो उसके द्वारा हम लोग जनरल एल्जेब्रिक मेथड द्वारा किया जाता है ना। तो ये ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। और इसका एडिशन जो हम लोग करते हैं वह जैसे हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन है ना, मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग पढ़े हैं उसके द्वारा इसका एडिशन किया जाता है, सब्सट्रैक्शन किया जाता है। इसी रूल के द्वारा जनरल एल्जेब्रिक मेथड द्वारा इसका किया जाता है। अलजेब्रा का जो जनरल मेथड हम लोग पढ़े हैं उसके द्वारा किया जाता है। तो स्केलर के रूप में भी फिजिकल क्वांटिटी पाया जाता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नॉट डायरेक्शन। इसके पास कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो होता है जनरल एल्जेब्रिक मेथड द्वारा होता है। और इसका एग्जाम्पल में जैसे आ गया वर्क, आ गया लेंथ, मास, टाइम, है ना, वर्क, लेंथ, मास, टाइम, इटीसी, है ना। ये सब क्या है? ये सब जो है वह स्केलर है और ये फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, एंड इट इज एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड बाय जनरल एल्जेब्रिक मेथड। तो जनरल एल्जेब्रिक मेथड द्वारा इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है। तो स्केलर के रूप में कहने का मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी स्केलर के रूप में भी पाया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी जो है वह स्केलर के रूप में भी पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? स्केलर के रूप में भी फिजिकल क्वांटिटी पाया जाता है। ठीक है, और वह फिजिकल क्वांटिटी जो स्केलर को, उसका एग्जांपल दे दिए, वर्क स्केलर है, लेंथ स्केलर है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। लेंथ के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। मास के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है।
टाइम के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए स्केलर है ना। तो स्केलर क्वांटिटी ये हम लोग देख लिए कि ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, तो इस रूप में भी फिजिकल क्वांटिटी पाया जाता है। और इसका एडिशन जो होता है वो जनरल अलजेब्रिक मेथड द्वारा होता है। जो स्केलर और वेक्टर हम लोग को इनिशियल आगे चैप्टर भी में पढ़ना है, एक चैप्टर भी आपका है जो काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे, नहीं तो मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर आपका जो है एक जीरो चैप्टर है उसमें भी पढ़ाई होगा, जो हम पढ़ाएंगे आपको, ना तो काइनेमेटिक्स में भी हम पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। तो लेकिन अभी इतना जानना है, चूंकि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें जानना है कि फिजिकल क्वांटिटी स्केलर के रूप में भी पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर के रूप में भी पाया जाता है। तो इसके पास बोथ दोनों होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो ये वेक्टर के रूप में पाया जाता है, फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर के रूप में भी पाया जाता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसको नोट कर लिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए, नोट करते चलिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के रूप में पाया जाता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, वो वेक्टर होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर के रूप में भी पाया जाता है। इसका एडिशन जो होता है, इसका एडिशन जो होता है, एडिशन स्पेशल रूल द्वारा होता है, स्पेशल रूल है ना, स्पेशल रूल है इसका एडिशन का, ट्रायंगल लॉ है, स्पेशल लॉ है इसका एडिशन का, रूल या लॉ भी लिख सकते हैं, लॉ है, स्पेशल लॉ है, जिसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन है। उसके बाद है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन होता है ना। तो इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये सब का उपयोग हम लोग करते हैं एडिशन के लिए। एक स्पेशल लॉ है और स्पेशल लॉ के द्वारा इसका एडिशन होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका सब्सट्रैक्शन भी होता है, सब्सट्रैक्शन का भी यही रूल है, इसी रूल अलग अलग रूल है, सब्सट्रैक्शन का भी कुछ रूल्स है जिसके आधार पर इसका सब्सट्रैक्शन भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन हमको चूंकि ये चैप्टर आगे पढ़ना है, इसलिए हमको सिर्फ जानना है कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो हमको ये जानना था कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी किस किस फॉर्म में पाया, किस किस रूप में पाया जाता है। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रेशियो के रूप में भी पाया जाता है, फिजिकल क्वांटिटी रेशियो के रूप में भी पाया जाता है, फिजिकल क्वांटिटी रेशियो के रूप में पाया जाता है, स्केलर के रूप में भी पाया जाता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, जिसका एडिशन साधारण बीजगणितीय नियम द्वारा होता है, जैसे हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन उसी के द्वारा करेंगे। और ये वेक्टर के रूप में भी पाया जाता है, वेक्टर जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसके पास दोनों होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसके पास स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी होता है। और इसका एडिशन स्पेशल लॉ द्वारा होता है, जिसे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन द्वारा इसका एडिशन हम लोग करते हैं। तो हम लोग देख लिए कि फिजिकल क्वांटिटी तीन टाइप्स में पाया जाता है, तीन टाइप्स में फिजिकल क्वांटिटी पाया जाता है ना। फिजिकल क्वांटिटी का जो टाइप्स है वो तीन है। पहला है आपको स्केलर, पहला क्या है, स्केलर है ना। पहला जो है रेशियो है जो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, जो देख लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखे हैं, स्ट्रेन देखे हैं, सेम क्वांटिटी का। उसके बाद स्केलर के रूप में जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसके पास कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। और वेक्टर के रूप में, तो वेक्टर के रूप में जिसके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों है ना। और इसका एडिशन स्पेशल रूल द्वारा होता है। इस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन जो होता है वह स्पेशल रूल द्वारा होता है, जिसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। स्पेशल लॉ या रूल द्वारा होता है, उसको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं, जिसके द्वारा हम लोग इसको ऐड करते हैं, जिसका एडिशन करते हैं, है ना। सब्सट्रैक्शन भी करते हैं हम लोग, सब्सट्रैक्शन का भी रूल है ना, एडिशन का भी है, सबका है। तो ये हम लोग देख लिए कि फिजिकल क्वांटिटी को तीन पार्ट में हम इसको बांटे हैं, तीन पार्ट में फिजिकल क्वांटिटी, थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना।
तो 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देख लिए। तो एक रेशियो के रूप में, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में रेशियोज के रूप में, है ना, उसके बाद रेशियो के रूप में, स्केलर के रूप में और वेक्टर के रूप में। तो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम लोग देख लिए। अब टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें एग्जाम्पल जैसे हुआ, इसमें हुआ जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है ना, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, इटीसी, ये सब वेक्टर है और ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर के अंतर्गत आता है। फोर्स भी फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी आपका फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये वेक्टर के रूप में है। इट मीन्स इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। लेकिन स्केलर में हम लोग देखें जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है ना, ऑल आर फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन ये जो है इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए स्केलर के अंतर्गत रखे। रेशियो के अंतर्गत देख लिए कि सेम क्वांटिटी का रेशियो है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना, सेम क्वांटिटी हुआ, दोनों स्पीड का रेशियो है। स्ट्रेंथ चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, सेम क्वांटिटी का रेशियो है, दोनों लेंथ का रेशियो है। जैसे हम लोग देखे हैं एंगल, आर्क बाय रेडियस, सेम क्वांटिटी का आर्क बाय रेडियस, सेम क्वांटिटी का रेशियो है आर्क एंड रेडियस। तो फिजिकल क्वांटिटी रेशियो के रूप में भी पाया जाता है, वेक्टर के रूप में भी पाया जाता है और स्केलर के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लें, नोट कर लिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये था फिजिकल क्वांटिटी और टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बाद हम लोग को अब इसमें एक टर्म देखें हम लोग, मैग्नीट्यूड और यूनिट। तो मैग्नीट्यूड के बारे में तो हम लोग समझें कि मैग्नीट्यूड जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जब उसको रिप्रेजेंट्स करते हैं तो उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आया यूनिट्स। अब यूनिट्स के अंतर्गत आया यूनिट, है ना। तो यूनिट जो है, यूनिट क्या है? तो यूनिट है स्टैंडर्ड वैल्यू है, यूनिट स्टैंडर्ड वैल्यू है। यूनिट क्या है? इट इज स्टैंडर्ड वैल्यू, इट इज स्टैंडर्ड, इट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कह सकते हैं, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। यूनिट क्या है? इट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहने का मतलब है कि इसका मान बदलता नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड रहता है, सभी के लिए एक समान है और ये स्टैंडर्ड है, बराबर इसका मान बदलता नहीं है, इसीलिए इसको स्टैंडर्ड रखा गया कि इट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। ये क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और ये सभी के लिए एक समान है, सभी के लिए क्या है? एक समान है ना। तो यूनिट को हम लोग कहते हैं इट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जैसे हम लोग लिए थे कि 10 मीटर लिए थे, तो 10 मीटर में मीटर क्या है? यूनिट है किसका? लेंथ का। यूनिट है किसका? लेंथ का। 10 केजी लिए थे, तो यहाँ केजी क्या है? यूनिट है किसका? मास का, है ना। तो ये यूनिट है लेंथ का, यूनिट ऑफ लेंथ, और ये है यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ मास, है ना। तो ये यूनिट सबके लिए एक समान रहेगा। मीटर अगर लेंथ का यूनिट है तो हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सभी के लिए मीटर ही है। अगर केजी है मास का यूनिट तो हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए क्या है? केजी ही है। तो इसीलिए इट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। ये क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। अब ये यूनिट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, है ना, और दूसरे को कहते हैं हम लोग डिराइव्ड। डिराइव्ड ये यूनिट्स जो है वो दो पार्ट में, फंडामेंटल यूनिट्स एंड दूसरा है डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स, तो यूनिट्स दो पार्ट में डिवाइड हो गया, फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में एंड डिराइव यूनिट्स के रूप में। तो फंडामेंटल का मतलब मूल मात्रक होता है और डिराइव्ड का मतलब होता है व्युत्पन्न मात्रक। फंडामेंटल का मतलब होता है मूल मात्रक और डिराइव्ड का मतलब होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग देखेंगे और डिराइव यूनिट्स। तो यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में और डिराइव्ड यूनिट के रूप में। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है तो इसके बारे में थोड़ा लिख लें हम लोग, आप लोग भी नोट कीजिए, है ना। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? तो मैकेनिक्स में फंडामेंटल यूनिट्स जो होता है वह तीन ही हम लोग लेकर चलते हैं, यूनिट ऑफ लेंथ,
यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। मैकेनिक्स में जो है, इन मैकेनिक्स यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर फंडामेंटल यूनिट्स। मैकेनिक्स में यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स है। इन मैकेनिक्स यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल यूनिट्स है ना। तो इन मैकेनिक्स यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर फंडामेंटल यूनिट्स है ना। तो मैकेनिक्स में जो है लेंथ, मास और टाइम जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स है। तो मूल मात्रक जो है मैकेनिक्स में 3 ही है, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ मास और यूनिट ऑफ टाइम। और दूसरा प्रॉपर्टी है कि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ना। ये क्या है, एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है ना। दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। यह एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो देख लिए इन मैकेनिक्स यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर फंडामेंटल यूनिट्स है ना। इन मैकेनिक्स में यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर फंडामेंटल यूनिट्स हैं। यूनिट ऑफ लेंथ, मास और टाइम क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। मैकेनिक्स में फंडामेंटल यूनिट्स हैं है ना। और दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, वह एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र हैं। कैसे स्वतंत्र है, तो लेंथ को मास से कोई रिलेशन नहीं है, मास का टाइम से कोई रिलेशन नहीं है, टाइम को लेंथ से कोई रिलेशन नहीं है। इट मीन्स यह एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो मैकेनिक्स में 3 ही फंडामेंटल यूनिट्स हैं, यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, एंड दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो हम लोग देख लिए यूनिट क्या है, इट इज ए स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में और डिराइव यूनिट्स के रूप में। तो फंडामेंटल यूनिट्स है मैकेनिक्स, इन मैकेनिक्स यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर फंडामेंटल यूनिट्स है ना। तो लेंथ, मास और टाइम क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है ना। लेंथ, मास एंड टाइम आर फंडामेंटल यूनिट्स है और दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, यह एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है। फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट देख लिए। अब हम लोग फंडामेंटल देख लिए, अब लोग डिराइव देखेंगे। डिराइव यूनिट्स क्या है, तो डिराइव यूनिट्स जो डिपेंड करता है, इट इज डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल यूनिट्स, यह फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करता है। डिराइव यूनिट जो है वह किस पर डिपेंड करता है, फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करता है। और फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव यूनिट प्राप्त किया जाता है ना। डिराइव यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव यूनिट्स जो है हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स से ही ऑब्टेन करते हैं। डिराइव यूनिट्स हम लोग जो है फंडामेंटल यूनिट्स से ही ऑब्टेन करते हैं। तो इट इज डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव यूनिट्स जो है हम लोग, डिराइव यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय फंडामेंटल यूनिट्स। डिराइव यूनिट्स हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स से ही ऑब्टेन करते हैं। तो कहने का मतलब कि जो फंडामेंटल यूनिट से जो यूनिट बनता है उसको हम लोग डिराइव्ड कहते हैं। और फंडामेंटल यूनिट इन मैकेनिक्स में 3 ही है, लेंथ, मास एंड टाइम। फंडामेंटल यूनिट्स मैकेनिक्स में 3 ही है, लेंथ, मास और टाइम है ना। और लेंथ, मास और टाइम में हम लोग देख लिए कि ये दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ये जो है एक दूसरे से, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ये एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है, एक दूसरे से स्वतंत्र है। दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। एंड द फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स देख लिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो इसको मिटा दें। अब देखिए, आप लोग नोट करते चलिएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमारे पास जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, उसमें फर्स्ट है
MKS सिस्टम, MKS सिस्टम, दूसरा है CGS सिस्टम, फर्स्ट सेकंड थर्ड है FPS सिस्टम, एंड नाउ लास्ट SI सिस्टम, SI सिस्टम। तो ये सब आता है सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत। और सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है हमारे पास 4 हैं, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट हैं। फर्स्ट इज MKS सिस्टम, नाउ सेकंड CGS सिस्टम, थर्ड FPS सिस्टम, एंड नाउ लास्ट SI सिस्टम, है ना। तो MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, SI सिस्टम, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग कॉपी और पेन रखिएगा और नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। तो MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम एंड SI सिस्टम। तो सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास 4 है, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम एंड SI सिस्टम, ठीक है। MKS सिस्टम थोड़ा सा इसका हम लोग पहले डिस्कस कर ले थोड़ा। MKS सिस्टम को मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम कहते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। CGS को हम लोग कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। FPS को कहते हैं हम लोग फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। FPS इज कॉल्ड फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। और SI सिस्टम जो है वह इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। वह SI सिस्टम जो हमारा इंडियन सिस्टम है वह SI सिस्टम है। और हमारा जो मेजरमेंट होता है जो इंडिया में वह SI सिस्टम पर ही बेस है। और SI सिस्टम पर ही हमारा सिलेबस भी SI सिस्टम बेस सिलेबस है मेरा, है ना। तो SI सिस्टम हम लोग को पढ़ना है, लेकिन ये कन्वर्सन सिस्टम है, ये सबको भी पढ़ना है। MKS पढ़ना है, CGS, FPS सब पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स भी हम लोग बनाएंगे। और आगे चलेगा न्यूमेरिकल्स भी आएगा जो बदलना होगा हम लोग को SI से CGS, CGS से SI, CGS से MKS, CGS से FPS कैसे हम लोग बदलेंगे वो भी देखेंगे। तो ये सारे सिस्टम का हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, मेजरमेंट चैप्टर में। मेजरमेंट चैप्टर में सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंतर्गत हम लोग MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और SI सिस्टम, ये सारे सिस्टम का स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम का स्टडी हम लोग इसके अंतर्गत करेंगे। किसके अंतर्गत? सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंतर्गत MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम एंड SI सिस्टम, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही रहने दिया जाए, बहुत हुआ। और आप लोग थोड़ा सा जो पढ़ाए हैं उसको फिर से एक बार देख लीजिएगा। और देखने के बाद अगर कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो पर आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि हमको समझ में आया या नहीं आया। और फिर आप लोग ये भी बताइएगा कि आपका ये चैनल कैसा लगा, आज जो पढ़ाए हैं आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आया, चैनल अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग अपने फिजिक्स का पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि लॉकडाउन में आप लोग पढ़े हुए हैं और सिलेबस भी बैक हो रहा है, सेशन भी हम लोग का बैक हो रहा है। तो क्यों नहीं हम घर बैठे स्टडी करें। तो इसके लिए हम एक चैनल शुरू किए हैं MK सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम पर। और आप लोग रोज़ इस चैनल को देखिए, समझिए। अगर कुछ त्रुटि हो, चाहे समझ में नहीं आए, तो हमको भेजिए कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके।